तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, पहले ये जानिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको एग्जैक्टली मालूम है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है वो जानिए। देखिए एक एक्सपेरिमेंट से समझ लीजिए कि हमने वो रैकेट देखा है बैडमिंटन का, समथिंग कुछ ऐसा होता है, ठीक, कुछ ऐसे समथिंग होता है। अगर मैं इसमें से इसको ब्लैक पेपर से आधा जो है मैं क्या करूं, इसे कवर कर लूं और बस मैं इतना पार्ट क्या करूं, इसको छोड़ दूं। ठीक है, अब मैं उसमें से अगर मैं लाइट पास करता हूं तो कितना, जो पीछे लाइट की इमेज बनेगी कुछ ऐसे बनेगी स्क्वायर फॉर्म में, और ये जो कुछ ऐसे शैडो टाइप की बनेगी कुछ समथिंग। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे पहले मैंने रैकेट को ऐसे रखा तो लाइट क्या हुई, सेम चीज अमाउंट बनाई। जैसे जैसे मैं इसको क्या करूंगा, जैसे ये रखा हुआ है, जैसे जैसे मैं इसको चेंज करता जाऊंगा, इसको मैं थोड़ा बेंड करूंगा, जितने एंगल से बेंड करूंगा उतनी ये इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। क्या होती जाएगी, चेंज होने लगेगी, इसका शेप चेंज होने लगा। मीन जब मैं ऐसे रखा हुआ था तब उस समय क्या था कि फुल इंटेंसिटी इस रही थी, जो यहाँ शेप बन रहा था वो फुल बन रहा था, बट जैसे जैसे मैं बेंड करता जा रहा हूँ तो वो क्या रहा, शेप चेंज होता जा रहा है। मीन अब जो इंटेंसिटी है वो फुल नहीं आ रही है। इसको आप एक ऐसे एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं कि सामने क्या करिए, पंखा चलाइए और ये रख दीजिए, तो हवा कितने बीच से एरिया से क्रॉस होगी, केवल इस एरिया से क्रॉस होगी। ठीक, और जैसे जैसे मैं इसका एंगल बेंड करता जाऊंगा हवा में कम लगनी शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो एरिया क्या हो गया, इस जो हवा आ रही है, जो हमारी एयर ब्लो कर रही है, उसका और इसके जो वो है एरिया वेक्टर है, ठीक है, जो एरिया वेक्टर उसके बीच में क्या हो रहा है, एंगल बनता जा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होने लगेगी। और जैसे मैंने ऐसे रख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें से कोई भी लाइट या जो एयर है, अगर लाइट की बात करेंगे तो लाइट या एयर जो भी होगी अब फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, इस समय देखिए इसका सरफेस क्या हो गया, जिस एक्सिस पे जो लाइट या हमारी लाइट और ये आपका जो फैन चल रहा था वो ब्लो करता, उसी एक्सिस पे ऐसे अगर मैं रख दूंगा तो क्या होगा, इससे तो लाइट वो हवा या लाइट क्रॉस करेगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो एयर ब्लो कर रही थी इस एरिया से, जो इस एरिया से जो एयर ब्लो कर रही थी वो क्या करती जाएगी, चेंज होती जाएगी जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ाता जाऊंगा। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जो सरफेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि जैसे जैसे एंगल चेंज करता जाएगा जो इंटेंसिटी है वो क्या करती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको एरिया एज ए स्केलर बताया था, मगर मैं बता देता हूँ एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और एक कन्वेंशन लिया जाता है, और वो कन्वेंशन क्या लिया जाता है कि जो एरिया का जो वेक्टर डायरेक्शन होता है, एरिया का जो वेक्टर होता है वो किस डायरेक्शन होता है, हमेशा कन्वेंशन लिया जाए परपेंडिकुलर होता है। सरफेस का हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये कन्वेंशन है। ठीक है, कन्वेंशन मैंने बताया था, जो साइंटिस्ट ने ओल्ड फिजिक्स से स्टार्ट किया वही कन्वेंशन हम आज तक लेते चलते चले आ रहे हैं, और सारी थ्योरी इसी के बेस पे। ठीक है, तो कोई भी सरफेस हो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब मैं कहूं कि ये जो डस्टर है, ठीक है, ये नोटबुक देखिए, ये अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस प्लेन की परपेंडिकुलर क्या होगी, कहोगे सर ये, ठीक है, पर मैं ये अगर कहूं कि ये भी है तो ये भी गलत नहीं है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो हम इनमें से कौन सा परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, क्योंकि देखिए ये ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस नहीं है। ठीक है, अभी मैं ओपन सरफेस की बात करता हूं, फिर क्लोज सरफेस की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो कन्वेंशन है ये तो हम मालूम कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, मगर किस डायरेक्शन में, क्योंकि अभी आगे आप देखेंगे कि अगर मैं कंसीडर इस डायरेक्शन करूंगा तो हमारा फ्लक्स कुछ और आएगा, और इस डायरेक्शन को कंसीडर करूंगा तो फ्लक्स कुछ और आएगा। इसका मतलब एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा परपेंडिकुलर ले रहे हैं। तो जो हम कन्वेंशन लेते हैं वो क्या लेते हैं कि ऑब्जर्वर कहाँ है, क्या ऑब्जर्वर कहाँ है। अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूं तो इसका मतलब ये सरफेस का परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा, ये तो इसका मतलब क्या, जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, हमेशा इस तरफ होगा। अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो ये जो सीलिंग है हमारी, जो ये रूफ का है, इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, क्योंकि मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं नीचे से, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, डाउनवर्ड। अगर मैं छत पे जाके अगर करूंगा तो वही सीलिंग का अब एरिया वेक्टर क्या होगा, अपवर्ड। क्यों, क्योंकि अब मैं ऑब्जर्व कैसे करूंगा सीलिंग रूफ को, जो है छत पे जाके कैसे ऑब्जर्व करूंगा कि एरिया वेक्टर क्या है, ये सरफेस एरिया वेक्टर क्या होगा,
मेरी तरफ होगा। तो हमेशा जहां ऑब्जर्वर खड़ा होता है, जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा वहां से ही हम एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं, और सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो जहां से ऑब्जर्वर मेजर करेगा वहीं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उसी की ओर होगी, मींस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। ठीक है, तो ये आप डाउट क्लियर रखिएगा, क्योंकि बहुत से ये लोग गलत एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि दो परपेंडिकुलर केस हो जाएंगे एक प्लेन के लिए। ठीक है, अच्छा ये बोर्ड है, इसके लिए कौन कौन से परपेंडिकुलर है, एक ये हो सकता है और एक इनटू द बोर्ड हो सकता है, मगर आप क्या है, ऑब्जर्वर है, इसका मतलब इस सरफेस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन होगा, क्योंकि आप ऑब्जर्वर है। अगर मैं पिछली क्लास में अगर खड़े होकर करूंगा तो क्या होगा, मेरे लिए वही एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके इनसाइड होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर अब उस डायरेक्शन खड़ा है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, पर कौन सा परपेंडिकुलर होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ऑब्जर्वर कहां खड़ा है। ठीक है, तो ये आपको मोटी मोटी बातें जो याद रखनी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है, तो जैसे वो लाइट को अगर मैं रैकेट से पास करा रहा था, तो जो लाइट है, ठीक है, उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मानूं, क्या मानूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो एरिया जिस एरिया से ये निकल रहा है उसको मैं सरफेस मानूं, तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड जो है इस एरिया को पास करेंगी, ठीक है, या मैं बोलूं जितनी लाइट जो है इस एरिया से पास कर रही थी वही उसकी क्या थी, फ्लक्स थी। अगर मैं फैन चला रहा हूं और ऐसी अगर चीज रखा हूं जो कि ब्लॉक्ड है, समथिंग ऐसे रैकेट था, उसको मैंने क्या किया, पेपर से कवर कर दिया, तो बस हवा किसमें से ब्लो करेगी, इसमें इस एरिया से ब्लो करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फैन रखूं तो फैन की जो हवा है वो भी एक तरीके क्या है, एक फ्लक्स है। क्या है, फ्लक्स है, जो क्या कर रहा है, फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि जो एरिया है वो जो पंखा चलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हवा ब्लो करेगी वो हवा जो ब्लो कर रही है मीन एयर पार्टिकल्स जो कितने उस एरिया को पास कर रहे हैं वो हमें उसकी फ्लक्स बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा, फ्लक्स बताएगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अगर किसी सरफेस से अगर मैं उस सरफेस के पास एक चार्ज रखता हूं तो चार्ज क्या है, जैसे सन होता है सब तरफ लाइट फैलाता है, ऐसे चार्ज करता है चारों ऑल इन ऑल डायरेक्शन इट स्प्रेड्स इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे ये चार्ज और क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी देगा। ठीक, अगर मैं एक कोई सरफेस लेता हूं तो इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए अभी तक मैंने आपको एग्जांपल दिया था ओपन सरफेस का, मीन्स जिसकी सरफेस ओपन है। अगर मैं क्लोज सरफेस की बात करूं तो थोड़ा पास आके बताता हूं। देखिए अगर मैं क्लोज सरफेस की बात करूंगा, देखिए ये क्लोज सरफेस है और कर्व्ड है, तो देखिए इसमें एक्चुअल में देखिए क्या होगा कि क्योंकि ये कर्व्ड है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब कि हर सरफेस के हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, कुछ डिवीजन करेंगे और क्या करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इन छोटे पार्ट में हम क्या करेंगे, अब ये छोटा पार्ट एक तरीके से क्या हो गया, एक प्लेन की तरह हमारा बिहेव किया। ठीक है, जैसे सर्कल है, ठीक है, ये तो सर्कल है। ठीक, अगर मैं इसको इतना अगर मैं मिटा दूं, रब कर दूं, तो भी हम बोल सकते हैं ये क्या है, सर्कल का पार्ट है। ठीक है, अगर मैं इसको और मिटा दूं तो अब भी हम क्या कहेंगे, सर्कल का पार्ट है। अगर मैं इसे बहुत छोटा कर दूं, लगभग बहुत छोटा कर दूं, तो अब ये आपको कैसा दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन। अब आप भी बता सकते हैं कि ये सर्कल है कि नहीं है। तो जब हम छोटा पार्ट लेते हैं किसी कर्व का तो वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसे ही किसी कर्व सरफेस का अगर हम छोटा पार्ट लेंगे तो वो एक तरीके से, देखिए अभी तो ये पूरा कर्व है मगर एक छोटे से एरिया के लिए इसको और छोटा कर देते हैं। तो ये छोटे सा एरिया जो हमें दिख रहा है ये क्या है, ये जो छोटा सा एरिया एक तरीके का प्लेन टाइप का, और इसके जो परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारे क्या होगी, इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो बस यही आपका एक्सप्लेन करना था कि कैसे कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक वो एरिया वेक्टर निकालेंगे और कैसे ओपन सरफेस में निकालेंगे। ठीक है, तो जो कंसीडरेशन किया गया और या कन्वेंशन किया गया क्लोज सरफेस का वो ये है कि जितने भी एरिया वेक्टर्स होंगे क्लोज सरफेस के वो हमेशा अवे फ्रॉम द सरफेस होंगे। ये कन्वेंशन है। परपेंडिकुलर तो होंगे, क्या होंगे, परपेंडिकुलर तो होंगे। सरफेस का मतलब क्या था, आप उसके सरफेस पे खड़े हो, अगर आप उसके सरफेस पे खड़े हो, ऑब्जर्वर अगर किसी क्लोज बॉडी के और सरफेस पे खड़ा है तो हमेशा उसे क्या लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी,
ऊपर की साइड होगी मीन्स सरफेस से दूर जाएगी। तो इसका मतलब जो क्लोज सरफेस होती है, अगर ये क्लोज सरफेस है तो इनकी जो इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्लोज सरफेस पे, ये याद रखिएगा। और जब भी क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो हम छोटा पार्ट लेते हैं, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि छोटा पार्ट कैसे ट्रीट करेगा, एज अ प्लेन की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो आप थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और रिवाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने बता दिया कि किसी सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे वही हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये फिजिकल मीनिंग है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट पासेस थ्रू द गिवन सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये आगे लिख लीजिएगा, डेफिनेशन यही है। ठीक, अब देखिए वही एग्जांपल मैंने लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यूनिफॉर्म और एक सरफेस है, तो इसमें से जितनी पास करेंगे वो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। अब एरिया वेक्टर मैंने इधर लिया है, एरिया वेक्टर में इधर ले सकता था, मगर मैं क्या कंसीडर करके चल रहा हूँ कि अगर एरिया वेक्टर इधर है इसका मतलब ऑब्जर्वर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तभी वो एरिया वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन लिया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम। जब मीन्स हवा भी ऐसे चल रही है और जो मैंने एरिया वेक्टर लिया है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, तो क्या है, ऑब्जर्वर ही तो फील करेगा। तो एरिया वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पूरी की पूरी क्या कर रही है, इस पे पास कर जाएगा, मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी। और जैसे जैसे ये एंगल बढ़ते बढ़ते परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी बंद हो जाएगी। यानी इसका मतलब जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है, या ऊपर का ले लीजिए नीचे का ले लीजिए, क्योंकि ऑब्जर्वर मेरा वहां खड़ा है, तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं चाहे इसको कंसीडर करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में क्या 90 डिग्री दोनों बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जब 90 डिग्री बनाया तो कोई इंटेंसिटी हमें नहीं मिली, मीन्स फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब अगर मैंने ऐसे किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई भी पास उस सरफेस से नहीं करेंगे। पर अगर मैंने एंगल दोनों सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, तो क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। वही चीज यहाँ पे दिखाई देखिए ड्रॉ किया हुआ है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से गुजरेगा, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर सेम होंगे, मीन थीटा उनके बीच में 0 डिग्री होगा, तो क्या होगा, फाई मैक्सिमम होगा। ठीक, तो अगर इसको मैं ऐसे था, ऐसे समझिए, ऐसे था पहले, अब मैंने ऐसे कर दिया, तो अब एरिया वेक्टर क्या हो गया, तो ये 90 डिग्री मान ले, ये 90 डिग्री मान ले, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर तो यहाँ खड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में दोनों क्या 90 डिग्री है, तो किसी को भी एक को मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए। तो देखिए उस समय थीटा जो है 90 डिग्री, और जब उस समय थीटा 90 डिग्री होगा तो उस समय कोई फ्लक्स पास नहीं करेंगे, तो इसका मतलब फाई क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस की, हाँ भैया कि अगर कोई सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी तो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो देखिए मैथमेटिक्स में क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब ये क्यों करते हैं ये जानिए। बस पहले मैं डेफिनेशन बता दूं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि ई और ए का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक, अब एक्चुअल में क्या हुआ कि एरिया वेक्टर कैसे हम लोग ने माना, क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है ना फ्लक्स, जैसे जैसे एंगल चेंज कर रहा है। ठीक है, एरिया के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको ऐसे कर लें, आप ऐसे समझिए कि फाई है वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितने पास के, और साथ में ए कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कैसा है ये भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब ये देखिए फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, किस पे नहीं डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमें मालूम ऑलरेडी, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब अगर ये स्केलर होती तो वेक्टर इंटू स्केलर क्या होती, वेक्टर क्वांटिटी, मगर फ्लक्स क्या स्केलर है। तो स्केलर अगर हमें चाहिए रिजल्ट में, तो एरिया वेक्टर ए क्या होना चाहिए, वेक्टर। अगर मैं ए वेक्टर लिखूंगा तो यही होता है डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा, और वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। इसका मतलब जो एरिया होगा वो क्या होगा, एज वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट किया जाएगा। कैसे ट्रीट किया जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन के मैथमेटिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट है। ठीक है, और एरिया क्या है, वेक्टर है। ठीक है,
अब फिर वही फॉर्मूला, अगर ई और ए डॉट प्रोडक्ट है क्या होगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉस थीटा इसकी कोई यूनिट होती नहीं है। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ ये भी लिख दिया कि फ्लक्स क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कुछ नोट की। अच्छा, नोट से पहले आप ये देखिए कि क्यों कॉस थीटा लिया गया, यहाँ हमने साइन थीटा क्यों नहीं लिया। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं, वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग साइन थीटा इन प्लेस ऑफ कॉस थीटा। ठीक, क्यों नहीं लिया गया इसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लेता तो साइन थीटा अगर साइन 0 होता तो क्या होता, फ्लक्स 0 हो जाता, मगर इस केस में क्या आ रहा है, प्रैक्टिकली मैक्सिमम आना चाहिए। अगर मैं साइन थीटा लेता तो क्या होता, 0 आता, इस फ्लक्स होता ही नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल हमारा क्या हो जाता, दोनों गलत हो जाता। ठीक, पहला केस। अब दूसरा केस, अगर 90 डिग्री में लेता तो साइन 90 डिग्री क्या होता, 1, इसका मतलब क्या होता, मैक्सिमम फ्लक्स होती है अगर साइन लेता, मगर एक्सपेरिमेंटल क्या मिल रहा है कि फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस के वजह से हमने यहाँ पे साइन की जगह क्या लिया है, कॉस लिया है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये हमें क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमने कॉस थीटा लिया, साइन थीटा नहीं लिया, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट आए हैं उसको क्या करता, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है बेटा, चलिए, तो इसके बाद एक नोट है, ये देखिए क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, मैंने क्लोज सरफेस के बारे में बता दिया कि छोटा सा पार्ट लेंगे वो हमेशा क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। ये क्लोज सरफेस के लिए। देखिए क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्ज रखा गया है, चार्ज क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। तो छोटी सी एरिया अगर मैं कंसीडर करूंगा सरफेस पे, तो वो भी क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगी। और जो एरिया वो मैंने छोटा लिया है, और छोटा कितना लिया है, इनफाइनाइटेसिमली। ठीक, बहुत ही छोटा लिया है, और जब भी इनफाइनाइटेसिमली लेते हैं तो हम डीए यूज करते हैं, डेरिवेटिव वाला। ठीक है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एरिया लिया है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, जो डी पाई होगा। देखिए एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और जो एरिया वेक्टर है वो भी सरफेस से क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर क्लोज में। अभी मैंने बताया जब छोटा पाई लेते तो हमेशा परपेंडिकुलर था, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब डी पाई क्या होगा, ईडी है। ठीक, और ईडीए को हम और क्या कर सकते हैं, नॉर्मल ईडीए भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, कॉस थीटा में जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ईडीए लिख सकते हैं। तो डी फाइव, इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स निकला उसको मैंने डी फाइव बोला, पर इस पूरे क्लोज से क्या निकलेगा, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो डी फाइव इक्वल टू ईडीए है, तो फाइव क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए। इसको हम और क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, इंटीग्रेशन ईडीए सिंपली। क्यों, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, सेम है, इसलिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो जनरल फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, क्योंकि मे भी कोई बहुत से एरिया ऐसे होते हैं, बहुत से कर्व ऐसे होते हैं जिसमें कुछ एंगल का चेंज आ सकता है। तो जनरल फॉर्म क्या, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकालने का ये। और उसके बाद आप देख लीजिएगा छोटा सरफेस कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और वो दोनों सेम डायरेक्शन रहेगी, तो फिर वापस ईडीए ही आ जाना है। ठीक है, मगर जो जनरल है वो क्या, वेक्टर फॉर्म में, मीन्स अगर इसको सॉल्व करें कॉस थीटा यूज कर लीजिएगा। ठीक है, एक दूसरा नोट है, क्योंकि ये सब चीजें न्यूमेरिकल में बहुत पूछी जाएंगी। ठीक है, न्यूमेरिकल में बहुत आता है, और मैं आपको बता दूं कि मैं एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है उसके लिए मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। ठीक, उसमें कुछ एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो एक एडिशनल एक्सरसाइज में आपके वेरियोन्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे कि वो किससे क्वार्क से मिलकर बनाया। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा नहीं जाता, मगर एडिशनल एक्सरसाइज एनसीईआरटी के तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, तो एनसीईआरटी के एक वीडियो में एडिशनल से पहले के और एक एडिशनल वाले
जो क्वेश्चन है उन दो का एक वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए जो दूसरा नोट है वो क्या है कि अगर कोई बॉडी है, समझिए कोई बॉडी है, अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अंदर जा रहा है, क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अंदर एंट्री कर रहा है, मीन्स इफ देयर इज अ क्लोज्ड बॉडी एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटरिंग इन दैट बॉडी, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुड बी नेगेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा माना जाएगा, नेगेटिव इन नेचर। क्यों, बता देता हूं। देखिए अगर कोई बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उस बॉडी में जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे एक माइनस चार्ज होगा। क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज प्रेजेंट होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को अपनी ओर क्या कर रहा होगा, डायरेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, यही होता है ना। इसको ऐसा करिए, छोटा सा लें, चलिए डी फाई से शुरू करते हैं। क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा होगा, ठीक है। अगर मैं देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लूं तो ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो थीटा वो क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। और थीटा 180 डिग्री बनेगा, इसका मतलब कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1, ठीक। अब मैं पूरे का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या लिखूंगा, 5, जो कि क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 180 डिग्री। इसका मतलब कॉस 180 डिग्री का मतलब क्या, माइनस, सॉरी यहाँ ए लगा दीजिएगा, ई डी ए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस साइन है ना, इसका मतलब फ्लक्स क्या है, लेस देन 0 है, ठीक। क्योंकि यहाँ देखिए फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव, मगर यहाँ फ्लक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या कह रहा हूँ कि फ्लक्स जो होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी बॉडी में इंटर कर रही होंगे तो फ्लक्स हमेशा नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे, ये आपका डेरिवेशन है, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है, ठीक। अब दूसरा केस कंसीडर कीजिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी ऑब्जेक्ट से बाहर जा रही है, इसका मतलब इसके अंदर एक हम प्लस क्यू चार्ज होगा। हम ये नहीं मान रहे कि बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, अंदर हमें नहीं मालूम क्या है, तो हम ये कंसीडर करेंगे कुछ ना कुछ प्लस क्यू चार्ज होगा यहाँ पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या करिए, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, दूर जाती है। तो इसका मतलब इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, दूर जा रही है, ठीक है। तो ऐसे केस के लिए जो फाई होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। इसका मतलब जो फाई होगा वो क्या होगा, ई ए, ठीक है। छोटे के लिए नहीं, पूरा इंटीग्रेशन ही कर देना, ठीक है। ई ए कॉस 0 डिग्री मीन ई ए मान लेता हूं। यहां पे देखिए क्या होगा, माइनस ई कॉमन रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी, और डीए का इंटीग्रेशन ए, तो जो पूरी फ्लक्स होगी वो क्या होगी, माइनस ई है। इसका मतलब फ्लक्स क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे क्या होगा, फाइव इक्वल टू ई ए कॉस 0, इसका मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1, तो क्या हो गया, फाइव इक्वल टू क्या हो गया, ई ए, ठीक। अब फाइव इक्वल टू ई ए हो गया, ये आपको समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मैंने मानी है, और इंटीग्रेशन में पूरे एरिया क्या किया, मैं सपोज करूं इसका एरिया में ए ले लूं, इसका भी एरिया ए ही ले लेना, तो इंटीग्रेशन में लगता है सारे का सम। अब छोटा छोटा एरिया में लाते जाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा एरिया बन जाएगा, तो इसलिए हमने ई ए लिख दिया है, ठीक है, ये जो लिखा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या माइनस ई है, इसका मतलब अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती होंगी तो उसका फ्लक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब आप ये कह सकते हो
एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, क्या सर इज इट पॉसिबल दैट फ्लक्स शुड बी जीरो इन नेचर इन एनी केस? इज देयर एनी केस व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुड बी जीरो? ठीक, कोई केस है ऐसा? तो बिल्कुल है। हम क्या मान लेंगे, एक क्लोज सरफेस रख दिया, उसमें मैंने क्या किया, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आएंगी, जितनी अंदर जाएंगी उतनी बाहर जाएंगे, जितनी अंदर जाएंगे उतनी ही बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो जितनी एंटर कर रही हैं, तो इनका अगर मैं छोटा एरिया लूंगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो जो एंटर कर रही हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, थीटा क्या होगा, जो एंटर कर रही है 180 डिग्री, और जो बाहर जा रही है अगर मैं उसका छोटा छोटा एरिया लूंगा तो क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक, उनका क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करी, इसका मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा, और जितनी एंटर करी उतनी ही बाहर निकल रही, इसका मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ही होगा। सेम नेचर का मगर अपोजिट, मतलब सेम अमाउंट का अपोजिट नेचर का, क्योंकि जितनी एंटर करी उतनी बाहर निकल रही है। और अगर मैं कुछ ऐसे आपको बताया हुआ कि अगर अनलाइक चार्जेस रहे कुछ डिस्टेंस पे तो वो क्या होती है, डाइपोल। तो इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर हम डाइपोल, अगर किसी क्लोज सिस्टम के अंदर मैं डाइपोल कंसीडर कर लेता हूं तो इसमें नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा, 0। और फाइज वैल्यू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है, इनक्लोज सरफेस, तो फाई क्या हो जाएगा, नेट चार्ज 0 है तो फाई क्या हो जाएगा, 0। एक तो ये तरीका है। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि फाई को मैं क्या कर लेता हूं, फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 1 किसके लिए, एंट्री वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये क्या है, एग्जिट वाली के लिए, जो एग्जिट कर रही है। ठीक है, तो देखिए जो एंटर करेंगी उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो थीटा है वो क्या है, 180 डिग्री, और जो एग्जिट कर रही है उनके लिए थीटा क्या है हमारा, 0 डिग्री। ठीक है, तो अब ये 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, तो मैं क्या लिखूंगा, -E है। ठीक, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, +1, तो इसका मतलब लिखूंगा मैं +E है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर की उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिट कर गई। तो देखिए -E और +E क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो जब भी किसी क्लोज बॉडी के अंदर डाइपोल रहेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यही आपको केस था कि कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी और कब ग्रेटर देन होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा गॉसेस लॉ का। ठीक है, ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं गॉसेस लॉ। ठीक है, क्या, गॉस लॉ, गॉस लॉ प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, बहुत से गॉस बोलते हैं, गॉसेस बोलते हैं, गाउस बोलते हैं। वैसे गॉस सबसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसका। ठीक है, फ्रेडरिक गॉस इनका नाम था, ये एक मैथमेटिशियन एज वेल एज फिजिशियन, फिजिक्स दोनों सही है। ठीक है, तो गॉस लॉ में एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ में या गॉस लॉ में आप समझ जाइएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि हमें फाइंड करना रहता है फ्लक्स किसी आर्बिट्रेरी सरफेस का। आर्बिट्रेरी सरफेस मतलब कोई भी सरफेस ले लें कि उसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा, उस आर्बिट्रेरी सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे ये डस्टर को देख लीजिए, अगर ये डस्टर के सरफेस की बात करें, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, बट कब, जब इसके अंदर क्या हो, चार्ज प्रेजेंट हो तब। अगर चार्ज प्रेजेंट रहेगा तो फ्लक्स का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो अगर कोई अंदर इसके चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे से, इस आर्बिट्रेरी सरफेस पे से कितना फ्लक्स निकलेगा उसकी बात करता है ये गॉस लॉ। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, फॉर एनी क्लोज सरफेस मींस गॉस लॉ जो है वो हमेशा किसके लिए वैलिड रहेगा, हमेशा क्लोज सरफेस के लिए। ओपन सरफेस के लिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, फॉर एनी क्लोज सरफेस प्लस फ्लक्स लिंक्ड विद द बॉडी will be the ratio of algebraic sum of charges enclosed by the
इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस टू एप्सिलॉन नॉट। मीन्स इसका सेंस क्या बनता है, ये देखिए कि कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, एक स्फीयर समझ लीजिए, क्लोज सरफेस है, अगर उसके अंदर एक चार्ज रखा गया है, ठीक है, एक चार्ज या कई चार्ज हो, ठीक है, तो जितने भी चार्ज उसके अंदर होंगे उन सबका एल्जेब्रिक सम करके और अब डिवाइड क्या करते हैं एप्सिलॉन से, तो वो जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स। क्या कहलाता है, फ्लक्स। बट ये याद रखिएगा कि ये किसके लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए, किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। एक स्फीयर कंसीडर कीजिए, उसके अंदर ढेर सारे चार्ज रख लीजिए, तो वो सारे चार्ज का सम जो इनक्लोज हो, आउटसाइड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, केवल इनक्लोज जो अंदर है उस सरफेस के, उनको क्या करना है, उनका सम करना और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देना है, तो वो हमें क्या दे देगा, फ्लक्स दे देगा। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, ठीक है। तो ये रहा, देखिए ये तो मैंने लैंग्वेज में लिखवा दिया, मगर एग्जैक्ट में क्या है, जो फाइव क्लोज है मीन्स फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस और आर्बिट्रेरी सरफेस, वो क्या है, समेशन सिग्मा क्यू लिखा है, मीन्स समेशन ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समेशन ऑफ चार्ज किसका, इनक्लोज, तो मैं भी ये लिख सकता हूँ क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जितने भी चार्ज उस सरफेस के अंदर है, जितने भी चार्ज उस सरफेस के अंदर हैं, उन सब का सम, और फिर उसके बाद एप्सिलॉन से क्या कर देना है, डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी सरफेस और अ चार्ज पार्टिकल इनक्लोज इन दैट सरफेस, ठीक है। अब इस नोट के बाद मैं बाद में करूंगा, क्योंकि इस नोट को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद मैं इस नोट पे आऊंगा कि ये नोट का मतलब क्या है, ठीक। प्रूफ देखिए कैसे है कि हम एक स्फीयर एक चार्ज लेते हैं, ठीक, और चार्ज की वजह से हम क्या करेंगे, एक हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है। हमने क्या किया, एक चार्ज लिया, ठीक है, और इस चार्ज के चारों ओर एक मैंने गॉसियन सरफेस बनाया। आप कहेंगे कि सर कि गॉसियन सरफेस क्या है, मैं दोनों चीज एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, इस नोट को और इस गॉसियन सरफेस को एक साथ। अभी ये मान के चलिए बस, हाँ गॉसियन सरफेस नाम की कोई चिड़िया है, अभी हम उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, और मैंने क्या कहा, कंस्ट्रक्ट किया है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गॉसियन सरफेस हम खुद बना रहे हैं, मीन्स देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गॉसियन सरफेस इन रियल लाइफ, ठीक है। रियल लाइफ में कोई गॉसियन सरफेस का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस क्या है, ये एक मैथमेटिक्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये मैथमेटिकल अप्रोच है, ठीक, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस बनाई। अब इस चार्ज की वजह से इस गॉसियन सरफेस में कितना फ्लक्स लिंक करेगा वो हमें देखना है। तो देखिए हम क्या किए, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, और हमें आदत है क्या कि हम हमेशा क्या लेंगे, एक छोटा इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एरिया लेंगे, जिसका वेक्टर हमें मालूम है, सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, मीन्स एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, ठीक। इसका मतलब थीटा क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए हमने क्या किया, डी फाई, इस छोटे से एरिया से छोटा सा लिंक निकलेगा, और इस पूरे से क्या निकलेगा, कैपिटल फाई निकलेगा या फाई निकलेगा। तो अभी हम छोटे की बात कर रहे हैं, डी फाई का क्या होगा फॉर्मूला, ई डॉट डी ए, हमें प्रीवियस हमें मालूम है, अभी कुछ देर पहले बताया था आपको। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो डी फाई क्या देगा, फाई में हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे का कर रहे हैं तो पूरे का हम फाई मान लेते हैं। और यहाँ पे इंटीग्रेशन मैंने क्लोज लिया है, ईडी है, क्लोज मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि क्लोज सरफेस के लिए हम इंटीग्रेशन में ये एक सर्कल बना देते हैं, जो कि क्लोज इंटीग्रेशन दिखाता है कि जो सरफेस ले रहे हैं वो क्या है, क्लोज है, ठीक है। अब ई डॉट डी ए को मैं क्या लिखता हूँ, ई डी ए कॉस थीटा वेक्टर से, ठीक, और कॉस थीटा अभी मैंने थीटा बताया क्या होगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम। तो जब थीटा 0 हो गया तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या आती है, 1, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन एडीए, ठीक है। अब देखिए एडीए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस, ये गॉसियन जो है इसकी रेडियस मैंने कुछ आर मान दी है, ठीक है, क्या है, आर। तो आर डिस्टेंस पे हमें अगर फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, इस टाइप से आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है,
तो क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे किसी आर पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो क्या लगेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब देखिए जो आर है वो कांस्टेंट है, हर जगह क्या है यार कांस्टेंट है। इस पूरे सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के लिए आर क्या है कांस्टेंट, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट। इसका मतलब ये सारा की सारी चीज क्या हो गई बाहर हो गई। अब जब ये सारी चीजें बाहर हो गई तो बचा क्या क्लोज इंटीग्रल ऑफ एरिया। अब एरिया का अगर हम इंटीग्रल करते हैं तो स्फीयर का इंटीग्रेशन है, ये सर्कल नहीं है स्फीयर है, एक चार्ज है तो उसके वजह से एक 3 डायमेंशन स्फीयर बनाया जाएगा, ठीक है, सर्कल नहीं एक क्या है स्फीयर है, ठीक। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है टोटल 4 पाई आर स्क्वायर। तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक। तो अभी हमारे लिए गॉसियन सरफेस का स्फीयर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। एक्चुअल में ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम से होता है, ठीक है, मगर वो आपके कोर्स में नहीं है तो इसलिए आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है कि जो एरिया होगा वो क्या 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर है। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर 4 पाई है और क्यू है साथ में, 4 पाई से 4 पाई कट गया और पाई क्या बचा है लास्ट में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए पाई क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैंने एक सिंगल चार्ज रखा है इस वजह से एक ही क्यू आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 चार्ज रखता तो यहाँ पे क्या आता क्यू प्लस क्यू मीन्स 2Q आता, ठीक है, और कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक ये गॉसियन सरफेस के बारे में आपको बताना है और एक ये नोड के बारे में आपको बताना है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से एक्चुअल में गॉसियन सरफेस हम यूज कैसे करते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया कि एक मैथमेटिकल अप्रोच है, इसका रियल लाइफ पे कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, ये केवल न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए मैथमेटिकल अप्रोच के लिए। देखिए गॉसियन सरफेस हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो इजी हो, क्या हो इजी हो जाए कैलकुलेशन, इसके लिए हम गॉसियन सरफेस यूज करते हैं, ठीक है। और अभी तक आप आगे भी पढ़ेंगे तो ये 3 ही ज्यादातर गॉसियन सरफेस की जाती है। अगर लेट सपोज करिए अगर पॉइंट की बात करेंगे तो हम उसके लिए गॉसियन सरफेस क्या लेंगे स्फीयर, यहां में हमने देखा है, ठीक है। अगर कोई स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या हो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स स्फीयर पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो भी हम कैसी गॉसियन सरफेस लेंगे स्फीयर लेंगे, क्या लेंगे स्फीयर ही लेंगे। अब अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ की बात कर रहे हैं या किसी लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पे क्या लेंगे पॉइंट चार्ज के लिए लिख दे रहा हूं यहां पर, पॉइंट चार्ज के लिए हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यूज करेंगे, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्फेरिकली यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे सिलेंड्रिकल यूज करेंगे। और अगर शीट है इनफाइनाइट अगर इनफाइनाइट शीट हुई उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे सिलेंड्रिकल ही यूज करेंगे, ठीक है। और कभी कभार हम लोग जो है प्लेन भी यूज कर लेते हैं। आपको बताएं
कभी कभार हम प्लेन को भी, प्लेनर गॉसियन सरफेस को भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्लेनर गॉसियन सरफेस को, ठीक है। पर आपके कोर्स में ये नहीं है, ठीक है, प्लेनर गॉसियन सरफेस की आपकी स्टडी नहीं है। जैसे इसको हम पिलो बॉक्स टाइप बोलते हैं, ये बाउंड्री कंडीशन में लगता है। कैसे कि एक ये मीडियम 1 है और एक ये मीडियम क्या है, 2 है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो यहाँ पे हम एक कंसीडर कर लेते हैं पिलो बॉक्स, ठीक है। और फिर इसके बेसिस पर हम स्टडी करके बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रिफ्लेक्ट की या डिफ्लेक्ट की या रिफ्रैक्ट की, ठीक, उन सबके स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी प्लेनर गॉसियन फंक्शन के बारे में नहीं, बस कोई काम नहीं है, मगर आप समझ लीजिए कि हाँ प्लेनर भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके के गॉसियन फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। पहला क्या है, स्फेरिकल, फिर सिलेंड्रिकल, और फिर क्या है, प्लेनर, ठीक है। 3 तरीके के ही हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस की स्टडी करेंगे। एक्चुअल गॉसियन सरफेस का मतलब क्या कि हम कोई भी चार्ज दें, जैसे ले सपोज करिए ये कोई स्फीयर है और जो अंदर वॉल्यूम में सब जगह इसके चार्ज है, ठीक है। अब हमें स्टडी करनी है कि भैया इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो जब हम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो रेडियस से कम होनी चाहिए, तो हम कोई एक आर रेडियस का कोई एक आर्बिट्रेरी क्या मान लेते हैं, एक स्फीयर मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि स्फीयर के लिए क्या होगा, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा, मगर मुझे अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड जानिए। अब जो ये मैंने सपोज किया है हाइपोथेटिकल सरफेस जो बनाई है ये गॉसियन सरफेस, वो एक्चुअल में क्या बताना चाह रही है कि इस एरिया के अंदर जितने भी चार्ज होगा उसकी वजह से इस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स होगा, वो हम स्टडी कर ले, फिर उसको हम वेरी कर, और वो जो रिलेशन आएगा कुछ आर पे जरूर डिपेंड करेगा, ठीक। अगर अंदर चार्ज होगा तो आर पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लीनियरली बढ़ेगी, उसके बाद सरफेस में मैक्सिमम होगी और उसके बाद 1/r² से क्या होती है, कम होती चली जाती है। अभी ये 3 जो है एप्लीकेशन है उन्हें हमें सॉल्व करना भी है, ठीक है। तो अभी ये हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर इसी पे ही है। तो गॉसियन सरफेस का मतलब आप ये समझिए कि ये 3 चार्ज है, ठीक है, किसी इनक्लोज सरफेस पे। अब मुझे इनकी स्टडी करनी है, अब मुझे इनकी स्टडी करने के लिए किसी क्लोज सरफेस पे, मगर मुझे जानना है कि इसके अंदर क्या होगा। तो हर चार्ज के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। और गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, क्या हो, कॉम्प्लेक्स ना हो। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम गॉसियन सरफेस कैसा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया पॉइंट अगर चार्ज होगा तो उसके लिए स्फेरिकल, स्फीयर होगा तो भी स्फेरिकल, लाइन हुआ तो सिलेंड्रिकल, ठीक है। और प्लेनर के लिए भी हम लोग सिलेंड्रिकली गॉसियन फंक्शन यूज कर लेते हैं, ठीक है। और भी हम प्लेनर भी यूज कर लेते हैं, ठीक। तो जो गॉसियन सरफेस है एक्चुअल में वो हमें क्या इजी सॉल्व करने के लिए, किसी डिस्टेंस से हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अपने सुविधा अनुसार क्या करते हैं, हम एक गॉसियन सरफेस हाइपोथेटिकल बनाते हैं और उसके बेसिस पे पूरी स्टडी करते हैं कि अगर यहाँ पे एक कोई चार्ज है या कलेक्शन ऑफ चार्जेस है, क्या है, कलेक्शन ऑफ चार्जेस है यहाँ पर। अब इसकी वजह से किसी आर डिस्टेंस से कितना फ्लक्स होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे पूछा गया उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अलोंग हम क्या ले लेंगे, एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। और उस वो पॉइंट क्या होना चाहिए, उस गॉसियन सरफेस के एकदम ऊपर उस पर लाई करना चाहिए, ठीक है। सरफेस पे वो क्या करना चाहिए, पॉइंट जहां हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां क्या करना चाहिए, ये लाई करना चाहिए जिस पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं। और वो जो चार्ज होगा वो उस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं ये लीनियर लेना चाहूं तो सबसे बेस्ट क्या ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हम सिलेंड्रिकल ले लें, क्या ले लें, सिलेंड्रिकल ले लें, ठीक। यहां से स्टेडी स्टेट आ जाएगी आर। अब हम क्या करेंगे, इजिली सॉल्व कर सकते हैं इसको,
ठीक है। तो गॉसियन सरफेस हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कैसा हमारा सिस्टम है और उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा गॉसियन सरफेस लेके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे किसी डिस्टेंस पे, या फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे किसी डिस्टेंस पे। ठीक है। अब बात आती है इस नोट की कि गॉस लॉ इज ऑलवेज ट्रू, मीन्स ये जो लॉ है ये हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, बट इट इज नॉट ऑलवेज यूजफुल, मगर ये हमेशा यूजफुल रहे जरूरी नहीं है। ठीक है। अब मैं इसको बता देता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर देखिए एक चीज याद रखिएगा, गॉस लॉ जो है वो हमेशा क्विकेस्ट वे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड and flux if charge distribution on the body is symmetrical। ठीक, इसका मतलब कि ये सबसे इजी वे और जल्दी से हम क्या बता सकते हैं, गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स बता सकते हैं, बट कब, क्या हो, हमारा जो ऑब्जेक्ट हो उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो वो क्या हो, सिमेट्रिकल हो। सब सिमेट्रिकल का मतलब एक स्फीयर है, अगर मैं इसको बीच से काट दूं तो ये दोनों एक दूसरे की क्या होगी, मिरर इमेज होंगी। सेम प्रॉपर्टी सब चीज सेम होगी, बट क्या होगी, मिरर इमेज। मीन अगर मैं इस पार्ट को हटा दो और इस पार्ट का अगर मैं मिरर इमेज बनाना चाहूं तो इस पार्ट का मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा और इन दोनों को मिला दोगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री। ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने सिमेट्री मीन हर जगह पे सेम चार्ज होना चाहिए, हर यूनिट लेंथ पे सेम चार्ज होगा, तो ये क्विकेस्ट वे है। ठीक है। पर ये नॉन सिमेट्रिकल के लिए भी वैलिड है। ठीक है। ये क्या है, तो क्या ये वैलिड है, नॉन सिमेट्रिकल के लिए भी ये वैलिड है। एक एग्जांपल में दिखा सकता हूं आपको। ये कोई सरफेस है, ठीक है, 10 कूलम चार्ज है या -8 कूलम चार्ज है। ठीक है। इस सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, और एक मैं यहाँ पे 7 कूलम चार्ज बाहर रख लेता हूँ, तो इस सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, क्या होगा, पाई इज इक्वल टू, इस सरफेस से के अंदर कितने चार्ज हैं उनका सम 10 कूलम -8 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला यही है, कितना हो जाएगा, 2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारा ये पाई हो गया। मीन देखिए इस पॉइंट पे 10 कूलम और इस पॉइंट पे -8 कूलम, मीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक है, बट गॉस लॉ क्या है, वैलिड है वहां पर भी। ठीक है। पर जो बाहर के साइड जो चार्ज है वो कोई भी कंट्रीब्यूशन फ्लक्स पे नहीं देगा, इस सरफेस की फ्लक्स पे कोई कंट्रीब्यूशन ये चार्ज नहीं देगा, जो अंदर इनक्लोज है केवल वही चार्ज क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे। ठीक है। तो इस क्लोज सरफेस का मतलब समझ में आया, और ये जो चार्जेस इनक्लोज का इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब ये देखिए, पर बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, क्या, पर बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां पर हमारा जो गॉस लॉ है वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोगों को, क्या चाहिए कि आसान से आसान तरीका फाइंड आउट करें, किस लिए, किसके लिए, रिजल्ट पाने के लिए। ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड से अच्छा है कि हम क्या करें,
जहां पे गॉस लॉ नॉन सिमेट्रिकल हो तो हम क्या करें, कूलम्स लॉ पे जाके कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, ना कि हम गॉस लॉ से यूज करें नॉन सिमेट्रिकल में। ठीक है, जैसे आपका सर्कुलर डिस्क हो गया, तो सर्कुलर डिस्क हुआ, साथ में फाइनाइट लेंथ की रॉड हुई, ठीक है, और साथ में आप रिंग ले सकते हैं, थिन रिंग जो होती है, ठीक है, डिस्क ले सकते हैं, सर्कुलर वो ले सकते हैं, लूप ले सकते हैं। तो इन सब की जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं वो कूलम्स लॉ से करते हैं, ना कि गॉस से। क्यों? गॉस से करेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है, और इस वजह से हम क्या करते हैं कि गॉस लॉ इज ऑल्सो वैलिड फॉर नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बट ठीक, बट वी यूज कूलम्स लॉ इन सच केसेस, बट वी यूज कूलम्स लॉ इन सच केसेस, कौन से केस के लिए? नॉन सिमेट्रिकल केस के लिए, फॉर विच केसेस, फॉर द सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन। ठीक है, मीन्स गॉसेस लॉ इज ऑल्सो वैलिड फॉर नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बट वी यूज कूलम्स लॉ इन सच केसेस फॉर द सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ को ना यूज करके हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ को यूज करके, बट कौन से केस के लिए? नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या नॉन सिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए। ठीक, अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, जो अभी मैंने आपको डिराइव कराया था। ये चार्ज था क्यों, और ये स्फीयर था जिसका रेडियस क्या था, आर। ठीक, ये गॉसियन सरफेस ली थी मैंने, पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस ली, और उसकी वजह से एक यहाँ पे कैलकुलेशन करते समय हमने क्या देखा था कि ई डी ए आ रहा था, और हमने ई को बाहर ले लिया, मीन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को क्या ले लिया था, बाहर ले लिया था, और डीए को अंदर। मगर हर बार ये केस नहीं होगा आर स्क्वायर। अगर मैं नॉन सिमेट्रिकल सरफेस लूं और मैं यहाँ पे एक चार्ज रख दूं, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, अगर मैं R1 मानता हूं तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, R2 है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, R3 है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, R4 है। पर यहाँ पे क्या था, R हर जगह क्या था, कांस्टेंट, इसलिए ये बाहर आया था। मगर अब क्या है, R कांस्टेंट नहीं है, R चेंज कर रहा है, तो इस बार R क्या होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक, और ये क्या है, नॉन सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और ये कह सकते हो कि नॉन सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की हुई है। हम गॉसियन सरफेस कैसे भी कंसीडर कर सकते हैं, पर अगर हमने नॉन सिमेट्रिकल यूज कर ली तो फिर हमारी कैलकुलेशन बहुत लेंदी होने वाली है। ठीक है, तो लेंदी होने से अच्छा है कि हम क्या करें, कूलम्स लॉ पे चले जाएं, क्योंकि कूलम्स लॉ इजिली हमें फाइंड आउट करा देगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो यहाँ पे अब हम आर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब कैलकुलेशन और ज्यादा लंबा हो गया, नहीं तो पहले आर स्क्वायर बाहर था तो डीए के डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते। मगर इस एरिया का कैसे फाइंड आउट करोगे, एरिया कोई भी सरफेस हो सकती है। ठीक है, जैसे एमिविया होता है बायो में, कोई भी शेप में हो सकता है वो तो। ठीक है, यूनिसेलुलर सेल होते हैं। तो जब नॉन सिमेट्रिकल है तो हम यूज करना क्या चाहेंगे, कूलम्स लॉ। ठीक है, ये दिमाग में बांध लीजिएगा। और जहां पे सिमेट्रिकल दिखे, स्फीयर दिखे या पॉइंट चार्ज दिखे या लाइन दिखे, लीनियर चार्ज जैसे दिखे, तो इन सब पे हम लोग क्या करेंगे, गॉसेस लॉ को यूज करेंगे। मगर जहां पे नॉन सिमेट्रिकल दिखा, सीधे हम लोग क्या यूज करेंगे वहां पर, कूलम्स लॉ। ठीक है, क्या यूज करेंगे, कूलम्स लॉ। ठीक है, और गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम फाइल को क्या लिख सकते हैं,
ये लिख सकते हैं, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स के साथ हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। और हमारा अप्रोच भी यही रहता है कि हम मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड ही गॉस लॉ से फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो आप पूरी जन कुंडली निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम की, ठीक है। फोर्स एक बार में ना मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाए बस हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट टेस्ट चार्ज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये रहा आपका गॉस लॉ, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया। हमें हमेशा सिमेट्रिकली यूज करना है, नॉन सिमेट्रिकल के लिए हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ से बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है जब नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस होगी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और ये गॉस लॉ इज ऑलवेज ट्रू बट इट इज नॉट ऑलवेज यूजफुल। नॉन सिमेट्रिकल के लिए भी वैलिड होगा, मैंने एक एग्जांपल से आपको ये समझा दिया था, एक बाहर रख के चार्ज, ठीक है, वैलिड है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ वैलिड नहीं है, हमेशा वैलिड रहेगा, मगर कैलकुलेशन क्या होती है इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी कि आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है गॉस लॉ के बारे में हमने पढ़ लिया, गॉस लॉ को अप्लाई कैसे करना है ये पढ़ लिया। किसी भी सिस्टम में अगर हमें गॉस लॉ करना है तो हमें एक गॉसियन सरफेस अपने सुविधा अनुसार क्या करनी पड़ेगी, और क्या बोलते हैं उसे, सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन, क्या, और simplicity in calculation we considered such kind of Gaussian surface which is very easy to calculate, क्या, very easy to calculate the electric field for that particular system, ठीक है। अब आगे हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक। तो मेरे ख्याल से इसमें अगर कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया इन सब चीजों को, ठीक है, ओके।